ये ध्यान में रखना। ये जो आएंगे वो पोजीशन वेक्टर होगा और ये पैरेलल वेक्टर। इसी को इस तरह से कुछ लिख दिए हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म में इसी का लिख दिया हूँ x माइनस x1, यहाँ जो भी आएगा वो पोजीशन वेक्टर का पॉइंट्स आ जाएंगे क्योंकि वो डायरेक्टली पॉइंट ही रहता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस a1 बाई क्या हो जाएगा b1 इज इक्वल टू x माइनस a2 बाई b2, x माइनस a3 बाई b3। ठीक है, इसके कुछ फॉर्म भी होते हैं, एक बार नोट्स देख लेना। अब पॉइंट ऑन द लाइन, इस पे कोई भी पॉइंट, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। ये लाइन है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। तो इसको लैम्डा लेट कर लिए, लैम्डा के टर्म्स में x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया। जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा ये पॉइंट चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स अगर लाइन पे कंसीडर करना है तो कुछ इस तरह से। अगर कुछ कभी कभी लाइंस का इक्वेशन तुमको इसी के फॉर्म में दे दिया जाएगा, तब भी वहां से रिड्यूस आपको इसी तरह से करना है। x दे दिया गया 2 माइनस 3t, y दे दिया गया 4 प्लस 2t, z दे दिया गया t। तो इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ये भी क्या है, लाइंस का इक्वेशन है 3D में। तो लाइंस कैसे फॉर्म करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, देन क्या करेंगे -3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 को लेफ्ट साइड लाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे 1 से 1 इंटू टी है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे जो लाइन का इक्वेशन आएगा x माइनस 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू z बाई 1। ये सनो, ये समझ में आ रहा है क्या? हेलो, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ कि समझ, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, समटाइम्स ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं लाइन का इक्वेशन। यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करना है कि एक को लैम्डा के टर्म्स ले लेना है, एक को म्यू के टर्म्स में। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में, यहाँ से y का वैल्यू म्यू के टर्म्स में, दोनों को इक्वेट कर देना है। लैम्डा फाइंड कर लेना है, आइदर लैम्डा या म्यू। तो यहाँ पे लैम्डा फाइंड किया हूँ, लैम्डा फाइंड करेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से म्यू, लीनियर इक्वेशंस बनेंगे लैम्डा और म्यू में, तो म्यू को एलिमिनेट कर देना है तो लैम्डा आ जाएगा, है ना। दो इक्वेशन इधर लाओगे ना और x1 को इधर लेकर के चले जाओ तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एंड म्यू में दो लीनियर इक्वेशन आएंगे, सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट ध्यान में रखना, कभी कभी इस तरह से भी इक्वेशंस दिए जाते हैं। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये प्लेन का इक्वेशन होता है, ये भी प्लेन का इक्वेशन होता है। दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन फॉर्म करेगा, समझ में आ रहा है ना। दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन फॉर्म होगा, क्योंकि प्लेन का जो थिकनेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अब इससे लाइन का इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो जो डायरेक्शन रेशियो है वो डायरेक्टली ध्यान में रखना, आई जे के लिख लिए और इससे कलेक्ट कर लेंगे a1 b1 c1। ये क्या है, x y और z का कोफिशिएंट, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर देगा। सिमिलरली यहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट फाइंड करने के लिए पुटिंग z इज इक्वल टू 0, कोई जरूरी नहीं है ना। दो प्लेन इसको सेपरेट कर लो 0 से, यहाँ से, है ना, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो आइदर z को 0 पुट कर दो या y को 0 पुट कर दो या x को 0 पुट कर दो, दोनों में सेम पुट करना है। या z को 2 पुट कर सकते हो तो y को भी 3 पुट, z को 2 पुट कर रहे हो तो यहाँ भी z को 2 पुट करो, या x को 3 तो x को 3, तो y और z में इक्वेशन हो जाएंगे, यहाँ भी y और z में इक्वेशन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 पुट कर रहे हैं, यहाँ 3 पुट कर रहे हैं, दोनों जगह पे x का 3 पुट किए
वाई और जेड को कैलकुलेट कर लिए, दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे पॉइंट आ जाएगा। सर एक बार ये वाला पार्ट सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, मान लो कि ये जो है इसको समझा देता हूँ। डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया है ना, कैसे फाइंड करना है जो? हाँ। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किए, a1 x प्लस b1 y c1 z d1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। इसमें मान लो कि x इज इक्वल टू 3 रख दिए, तो क्या हो गया, b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू माइनस d1 माइनस 3a1। ठीक है, ये सब नोन रहेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या, 3 ही पुट करना है, क्योंकि फर्स्ट में 3 तो सेकेंड में भी 3। तो आ जाएगा क्या, b2y डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्लस c2z इज इक्वल टू माइनस d2 माइनस 3a2। अब y और z में क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। ये तो नोन है ना, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो y और z कैलकुलेट कर लोगे? ये सुनो, आप समझ में आया? y का वैल्यू मान लो, मतलब इसका कोई भी वैल्यू पुट कर देना है? हाँ कोई भी वैल्यू, इनफाइनाइट पॉसिबल है। z का वैल्यू -1 आ गया, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 3 2 -1। समझ में आया? एक ऐसे ही एग्जांपल बता दिया हूँ, क्लियर है ना? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना एक लाइन पे, तो कोई भी वैल्यू तुम कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यस और नो? यस सर। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे थे। तो लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है, कैसे इक्वेशन फाइंड करना है वो ध्यान में रखना। देन अब यहाँ पे इक्वेशन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन एक गिवन है, उसके परपेंडिकुलर लाइंस एक फॉर्म करना है या फाइंड आउट करना है जो अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है। तो क्या करेंगे, एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे इस लाइन पे, और ये जस्ट एज्यूम करेंगे कि वो रैंडम पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो ए बी वेक्टर निकल जाएगा क्या, यहाँ पे जैसे देखो एक रैंडम पॉइंट ले लिए लैम्डा एज्यूम करके, तो पॉइंट बी उसको लेट कर लिए। जब बी लेट कर लिए तो ए बी वेक्टर निकल जाएगा। ए बी वेक्टर यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्या लिखे हैं, x1 प्लस ए लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, ये वाले पॉइंट को, सॉरी ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? इस दोनों के एक्स वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो बताए थे, दो पॉइंट नोन रहेगा, तो ए पॉइंट गिवन है, बी लैम्डा के टर्म्स में है, तो दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स वाले जेड वाले और सॉरी एक्स वाई एंड जेड वाले को, तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा ना ए बी का। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो नोन है, ए बी एंड सी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट पता चल गया, पॉइंट पता चल गया तो दो पॉइंट से इक्वेशन लिख सकते हैं ना जी, लाइन का बताया हूं ना? हेलो, यस सर। बन जाएगा ना? तो अब ध्यान देना, जब बी आ जाएगा तो लाइन का इक्वेशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो बताया हूं कि बी है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ए एंड क्या होगा, इसके इमेज का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग अल्फा बीटा गामा पता है, x2/2 z2 पता है, तो हम लोग इमेज भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि x2 यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ये समझ में आया। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2, यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, अल्फा डैश, यहाँ से बीटा डैश, गामा डैश, तो इमेज भी पता चल जाएगा। ये सुनो, ठीक है, ये आया समझ में, ये सुनो, कोई तो बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात किया जाएगा फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन। तो बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी फाइंड करना है तो एक तो ये तरीका यूज कर सकते हो, क्योंकि B2 आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर लोगे, 2 पॉइंट पता चल गया। यहाँ पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या किए हैं कि D जो आएगा वो ये अल्फा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, लाइन है तो ये भी पोजीशन वेक्टर है। ऐसे रिलेट करना, दोनों पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, तो ये वेक्टर हो गया। ये डायरेक्शन ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है और देन जो सपोर्ट कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो D इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा, ये हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, इसके डायरेक्शन के साथ, सिर्फ ये सपोर्ट कर रहा है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। इससे शॉर्ट पड़ेगा क्योंकि इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है और यहाँ पे B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डिवाइड कर देना है। इसको एक्सप्लेन किए थे ट्रायंगल फॉर्म करके, किया ना, वो ध्यान में है ना? अगर नहीं भी ध्यान में है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना। 2 पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक वेक्टर होगा, सिर्फ ये ध्यान में रखना कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है क्योंकि ट्रायंगल कुछ बनता था, इसमें ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। तो ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे रिलेट कर पाओगे। देन क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेना है। हाँ, इसके केस में ये ध्यान में रखना कि 2 पैरेलल वेक्टर भी है ना वेक्टर फॉर्म में, R इज इक्वल टू R1 A प्लस लैम्डा B वेक्टर, R2 P प्लस म्यू Q वेक्टर। अब इसके बीच में बोलेगा कि डिस्टेंस फाइंड करो, ये जो है ना पैरेलल है तो यहाँ पे म्यू इंटू क्या लिखेंगे, B वेक्टर। देखो ये बताएगा कि दोनों क्या है, लाइन पैरेलल्स हैं, तो यहाँ भी वही करोगे। ये पोजीशन वेक्टर सिर्फ ले लेना है, तो इस वाले पॉइंट को A हो गया। अब इसको रीराइट कर रहा हूं, ये A हो गया पोजीशन वेक्टर, R2 जो लाइन है वो P प्लस म्यू इंटू B है। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, तो A माइनस P क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये समझ में आया? यस सर। देन नेक्स्ट, ये भी ध्यान में रखना पॉइंट कि अगर ये एक लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन जो भी हो उसका डायरेक्शन रेशियो सिर्फ हेल्प करेगा इसमें। एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, एक कुछ लाइन है, तो ये बोलेगा इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो कलेक्ट कर लेना है। अब बोलेगा कि इस लाइन के पैरेलल A पॉइंट से मूव कर रहा है और ये गिवन लाइन से मिल रहा है, तो बोलेगा ये डिस्टेंस क्या होगा, AB का डिस्टेंस। तो करना क्या है, ये पॉइंट नोन रहेंगे, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो कलेक्ट करना है, इस वाले लाइन से डायरेक्शन रेशियो कलेक्ट करना है, लाइन का इक्वेशन लिखना है, ये लाइन दिया हुआ रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो B पता चल जाएगा, B पता चल जाएगा तो डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है ना? हाँ सर। सर वो पॉइंट A क्वेश्चन में रहेगा? कौन सा? पॉइंट A जो हाँ, है। पॉइंट 1 दिया हुआ रहेगा,
सिर्फ इसका डायरेक्शन रेशियो कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दो लाइन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है आप इसी से पता लगा सकते हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बताया था कि ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक वेक्टर होगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के परपेंडिकुलर के अलोंग होंगे, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर के अलोंग। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर दे देगा जो कि दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि ए ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए एक वेक्टर आ गया। डॉट ले लेना है किसके साथ, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आएगा, बी क्रॉस क्यू कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं करना है। मान लो कि एक लाइन दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर R2 P प्लस म्यू क्यू वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है, इंटरसेक्ट कर रहा है, स्क्यू लाइंस हैं नहीं है, सारा इसी से चेक हो जाएगा। तो दोनों का A पोजीशन वेक्टर माइनस P पोजीशन वेक्टर, ये डॉट किसके साथ, ये डायरेक्शन देंगे B क्रॉस Q, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन B क्रॉस Q के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अगर D का वैल्यू 0 आ गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग होने का मतलब क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगा कोप्लेनर। डी का वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो स्क्यू लाइंस हो जाएंगे। क्लियर है ना? हेलो यस सर। हाँ सर। सर हाँ। स्क्यू लाइंस वाले क्या बोले? डी का वैल्यू नॉन जीरो आएगा तो ये स्क्यू लाइंस हो जाएंगे। ठीक है। स्क्यू लाइंस मतलब नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। थोड़ा प्लेन का आइडिया दे देता हूं। प्लेन में एक पॉइंट है ये x1 y1 z1, एक वेरिएबल पॉइंट ले लिए x y z, ये p पॉइंट हो गया, ये a पॉइंट हो गया फिक्स। सो AP क्या आ जाएगा जी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो आएगा ना AP वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एक नॉर्मल वेक्टर है जो 90 डिग्री इस पे प्लेन पे बना रहे हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो a, b, c हो गया, ये वेक्टर ही है। तो क्या होगा, ये a q मान लो, a q, या इसको b q मान लिया, ठीक है, रहने दो, एक नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, AP के साथ, ये 0 हो जाएगा, होगा ना, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू, राइट साइड लेकर के चले जाते हैं तो AX1 प्लस B
y1 प्लस सी z1, ये तो कांस्टेंट होगा। देखो नॉर्मल वेक्टर x, y और z के कोफिशिएंट से कलेक्ट किया जाएगा, तो जो भी डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आएगा। इसलिए कहीं कुछ ऐसा 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर इसका नॉर्मल वेक्टर लिखना है, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी में हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई हो, सारे में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, बट वो होगा क्या, नॉर्मल वेक्टर ही होगा। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर प्लेन है, x, y और z के कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर देगा, या ये वेक्टर नॉर्मल वेक्टर प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल वेक्टर कोई भी हो सकता है। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें लैम्डा से कर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, जो भी होगा ये नॉर्मल वेक्टर ही रहेगा। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। और इसके केस में मान लो कि दो लाइन है, ऐसा कुछ, ये दो लाइन है और ये बोला जाएगा ना एक प्लेन, ये प्लेन है, बोथ लाइन आर पैरेलल टू प्लेन, दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल टू प्लेन है। तो पैरेलल टू प्लेन होगा तो इसमें ये ध्यान में रखना कि R1 जो लाइन है a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, R2 p प्लस लैम्डा q, इसको लिख सकते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों का यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन क्या दे देंगे, लाइंस का b एंड q, अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए सो b क्रॉस q, ये मान लो कि a2 b2 c2 आ गया, कोई दिक्कत? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इसके दे देगा, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर दे देगा। तो अब लिख सकते हैं क्या, यहां से ये दोनों से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये भी एक रिलेशन बनेंगे। इनकेस अगर प्रॉब्लम में यूज होता है तब ये ध्यान में रखना, और सर्टेनली यूज किया जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? हेलो, हाँ हाँ आगे सर। ये क्या है, पैरेलल है प्लेन के, तो प्लेन से जो कलेक्ट करेंगे x, y और z का कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा इसके। अब दो लाइन पैरेलल है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर ही देंगे। तो नॉर्मल वेक्टर तो प्रोपोर्शनल वेक्टर हो गया या कोप्लेनर वेक्टर हो गया, कोप्लेनर नहीं, कोलिनियर वेक्टर हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर टाइप का कुछ आ गया ना? तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कहीं जरूरत पड़ा तो इसको टी लेट करके फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसा भी प्रॉब्लम में यूज किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इसका बता दूं क्या, या और थ्योरी इसमें जरूरत है? सर क्वेश्चन क्वेश्चन करवा दीजिए। कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ, ग्रुप में भेजे हैं। सर ये जो PDF नोट्स का PDF है वो भेज दीजिएगा ना, अच्छा ठीक है, कल वाला का भी। ठीक है।
रिक्वायर्ड है क्या, मतलब काम चल जाएगा इससे? हाँ, इससे तो काम चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना कंप्लीट, इसमें नोट कर देता हूं। इफ फॉर ए ग्रेटर देन 0, ऐसे ग्रुप में भेजा हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 3D का देखना, थर्ड PDF का। द फीट ऑफ परपेंडिकुलर from the points A is equal to A minus 2A 3 and B। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। 5 on the plane Lx plus My plus Nz is equal to 0 or C 0 minus A minus 1 and D respectively. Then the length of segment CD is equal to, then the length of segment CD, देखो if for A greater than 0, हो सकता है A का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा होगा, उसमें से पॉजिटिव वैल्यू कलेक्ट करके चलना है। द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स A दिया हुआ है स्मॉल a minus 2a 3 and B 0 4 5, right, on the plane Lx plus My plus Nz is equal to 0 are C and D respectively. Then the length of segment CD equal to, कैसे प्रोसीड करेंगे? सर C का वैल्यू जो है वो इसमें क्या नाम है इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर सकते हैं, तो M और N में वैल्यू आ जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है ना इसमें। C, हाँ ठीक है, C किस पे होगा? ऑन द प्लेन होगा, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो C का वैल्यू क्या है? 0 माइनस ए माइनस 1। प्लेन क्या था? Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। पुट करेंगे तो माइनस Ma माइनस N इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा M by N इक्वल्स टू माइनस 1 बाई A। M by N इज इक्वल टू माइनस A, माइनस 1 बाई A ना? हाँ माइनस 1 बाई, ठीक है। देन इसके बाद क्या किया जाएगा? फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। एक अच्छा हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना, ये प्लेन था, इसका इक्वेशन Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। ये जो आएगा Lmn, ये नॉर्मल वेक्टर होगा, ये सुनो, देखो यहाँ जरूरत पड़ जाएगा। अब देखो ये जो है वो A पॉइंट है, A का प्रोजेक्शन C था, सॉरी A का फीट ऑफ परपेंडिकुलर C है, A है, ये B पॉइंट था, A का जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है वो C है और B का D था, ये सुनो, तो ये आ जाएगा C पॉइंट था 0 माइनस A और 1 था ना जी, माइनस 1 और A था A माइनस 2A 3, A
-2a 3। हम लोग AC वेक्टर फाइंड कर सकते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC? हाँ, वो -a और -a और 4। अच्छा, -a AC ना, तो -a हो जाएगा और ये +a हो जाएगा ना। हाँ, -a और -4। -4, या इसी को लिख सकते हैं a -a और 4, ये भी लिखा जा सकता है। यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो सकता है ना। हाँ। तो जब पैरेलल होगा तो लिख सकते हैं L/A इज m अपॉन -a इज इक्वल टू n अपॉन क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू रेशियो दिया हुआ है तो t भी लेकर के चल सकते हैं, ये सुनो। हाँ सर। सो L इज इक्वल टू आ जाएगा 80, m इज इक्वल टू -80, n इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट a का वैल्यू और फाइंड करने के लिए सर वो m/n का जो रेशियो पहले निकाले वो दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते? m/n, हाँ बिल्कुल। तो m/n यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, -a/4। m - a इज इक्वल टू n/4, m/n इज इक्वल टू -a/4, राइट। और इक्वल्स टू क्या था, -1 अपॉन -a, यही था ना। हाँ, तो यहाँ a से स्क्वायर इक्वल्स टू +/- a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू 2 ले लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव था, है ना। तो l का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2t, m का वैल्यू -2t और n का वैल्यू 8t। देन नहीं ठीक है, m/n तो आ जाएगा ना, m/n का वैल्यू आ जाएगा -1/a, so m/n is equal to -1/2, -1/2 अच्छा t का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, हेलो, t का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो t का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। -1/2 आएगा ना, वो -a/4 हो जाएगा। तो हाँ, -a/4 हो जाएगा तो आ जाएगा -1/2, तो t इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू, इस वाले से ही कर रहे हैं तो ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, n है जो यहाँ पे आ जाएगा, तो रेशियो हम लोग बोल सकते हैं कितना आ जाएगा 1/2। और कोई ऑप्शन दूसरे तरीके से, ठीक है, एक डी पॉइंट था, ठीक है, तो a आ गया m/n -1/2 है ना, नहीं यहीं से तो आ जाएगा L/a m/-a और n/4